ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोई मेरे साथ कोई कंफर्म करेगा कि उसको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। थैंक यू बेटा। आज का जो हमारा ये ऑनलाइन सेशन है, ये चैप्टर 2 के कंटेंट्स जो है हम इनको रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये होगी कि इन दो सेशंस में, जो कि दो कंसेक्टिव ऑनलाइन सेशन होंगे, तकरीबन 30-30 मिनट्स के, तो इसमें हम चैप्टर 2 के जो मेजर कंटेंट्स और टॉपिक्स उनको कवर कर लें। तो सबसे पहले जो है वो हम एक छोटा सा रिव्यू करना चाहेंगे कि अब तक हमने जो है वो क्या चीज़ें सीखी हैं इस कोर्स में। और उसके बाद जो है वो हम अपना आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक्स हैं उनको रिव्यू करेंगे। तो ये किताब जो हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये काफी कम्प्रीहेंसिव बुक है। मैं क्विकली जो है इसके जो फ्रंट पेज है या जो टाइटल पेज है उसके ऊपर ले जाता हूँ। ओके, सो दिस इज द बुक वी आर फॉलोइंग। इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है वो हेल्थ का जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ आ जाएंगे। ये एक कम्प्रीहेंसिव बुक है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 जो है इस किताब का, वो उसके टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं, तो मैं चैप्टर 1 की तरफ जा रहा हूँ। ओके, चैप्टर 1, 2 और 3 जो है ये इस किताब का पार्ट 1 है, जो कि बेसिस ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस को कवर करते हैं। जो सबसे पहला हमारा चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं और उसके अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उनको हमने अब तक स्टडी कर लिया है। उसमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन, एक जो है वो टीम या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिसमें लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं और अपनी टास्क को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट एज ए साइंस और एन आर्ट, दैट मीन मैनेजमेंट जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो यहाँ जो है जो डिस्कशन है वो इस चीज को के विद एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो है वो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं दे कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्ट ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की बेसिस पे जब डिसीजन होते हैं तो टीम्स जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं और मैनेजमेंट जो है वो एक अच्छा प्रैक्टिस कहलाती है। फिर मैनेजमेंट की हिस्टोरिकल रिव्यू हमने किया था, जिसमें मुख्तलिफ नाम हमने देखे थे जिन्होंने मैनेजमेंट में कुछ काम किया है। इसी तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच, एक सिस्टम अप्रोच की बात की थी जिसमें हमने एक डायग्राम देखी थी जिसको अभी थोड़ी देर में हम दोबारा रिव्यू कर लेंगे। और इस डायग्राम के अंदर 5 डिफरेंट जो फेजेस हैं मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आउटलाइन किया गया है। और लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने उनको रीड भी किया था और साथ साथ उसको हमने एक्सप्लेन भी किया था। तो अब हम उस डायग्राम की तरफ चलेंगे, उसको देखने के बाद फिर आज के जो टॉपिक्स हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। ये वो डायग्राम है। थोड़ा अगर मैं इसको और इतना बड़ा कर दूं कि जो हम इसको आसानी के साथ देख सकें।
जी, कुछ स्टूडेंट्स का जो डिस्प्ले नेम है वो डिफरेंट आ रहा है। डिस्प्ले नेम में CMS आईडी आना चाहिए। ऐसा ना आप अपना डिस्प्ले नेम चेंज करें, उसमें CMS आईडी आना चाहिए। जिस तरह एक CMS एक जो आईफोन के नाम से नजर आ रहा है, उसको भी रिनेम करके अपना आप CMS आईडी जो है वो डाल दें। तो इस डायग्राम में जो अभी हमारी स्क्रीन में आपको नजर आ रही है, इसमें जो फेजेस डिफरेंट बताई गई है, उसमें सबसे पहली फेज जो है वो प्लानिंग की है, फिर ऑर्गेनाइजिंग की, फिर स्टाफिंग की, फिर लीडिंग की, और फिर कंट्रोल। ये पांच जो डिफरेंट फेजेस या स्टेजेस हैं जिनके अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मैनेजर का रोल होता है। और हर रोल यानी हर स्टेज के मुताबिक जो है वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उस स्टेज की क्या स्किल्स अप्रोप्रिएट है। आपकी जो जब हमने क्विज जो है वो चेक किया है, तो उसमें हमने देखा कि जनरली तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हमें जो है वो थोड़ा सा जरा केयरफुल होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, निगोशिएशन की जो स्किल है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो HR हायरिंग में है। और इसी तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो तकरीबन तमाम जो फेजेस है उनमें इम्पोर्टेंट है। तो इस सिलसिले में इसी किताब के जो अपेंडिक्स बी है, यानी जो लास्ट में जो अपेंडिक्स है, वो थोड़ा सा रीड करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा अप्रोप्रिएट स्किल फाइंड करने में, जो कि किसी भी एक फेज और स्टेज में जरूरी है। तो ये तो हमने जल्दी से क्विकली एक रिव्यू कर लिया कि कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, और अब हम जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ कोई सवाल है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। कि अगर कोई सवाल नहीं है तो आप बाद में भी जो है वो क्लास के बाद या किसी भी टाइम में थ्रू मैसेजिंग भी पूछ सकते हैं, और थ्रू जो है वो क्या कहते हैं डायरेक्ट मैसेज या ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा क्विकली चैप्टर 2 की तरफ जा रहे हैं। ओके, चैप्टर 2 का टाइटल है मैनेजमेंट एंड सोसाइटी, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथिक्स। ये टॉपिक्स थोड़े से मिक्स्ड हैं। उसकी वजह क्या है कि जब हम मैनेजर का रोल और उसका लिंक एक सोसाइटी के साथ उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तो जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, यानी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ईस्टर्न सोसाइटीज जो हैं, उनका काम करने का अंदाज, उनका बोलने का अंदाज, उनका रहने का अंदाज, कमिटमेंट्स, वर्क करने का अंदाज, वो मुख्तलिफ है वेस्टर्न सोसाइटीज की बनिस्बत। और इसी तरीके से ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स भी उसमें मौजूद होते हैं। इसी तरीके से कुछ जो कुछ जगहों पे जो है वो चीजें महंगी हैं, कुछ चीजें महंगी हैं और कुछ चीजें जो है वो सस्ती हैं। तो कॉस्ट का पैरामीटर भी एक अफेक्ट करता है, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो है वो सोशल जो नॉर्म्स होते हैं, दे आर वेरी अफेक्ट। तो इस चैप्टर के अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, अगर हम उनको देखें, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ साथ साथ ताकि हम इसको पूरी स्क्रीन पे देख सकें। So these are the learning objective for the study of this chapter. Number one is describe the nature of
pluralistic society. That means a society which consists of various groups. A number of groups exist in the society, and also some selected environments. Number two, understanding the impact of technological and innovative environments, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो बहुत नुमायां है, because technology can be used as a tool to improve the efforts to achieve the goal of an organization or a team. Remember, हम लोग FYP जो हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स उन पे भी काम कर रहे हैं, तो it is also the concept is applicable. Then number three is explain the social responsibility of managers and the arguments for and against the social involvement of business. How business can affect by the social factors, and how business can help to improve the social situations. ठीक है, जिसमें लोग मिलजुल के रहते हैं. They may have some needs, they may have some people may have extra money, they can primarily give away to others. And similarly, a group which primarily lives lives in a way कि जो है वो हार्डली मीट्स एंड्स. तो इस तरह के ग्रुप जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको भी इसके साथ डिस्कस किया जाएगा बाय यूजिंग केस स्टडीज. Fourth one is understand the nature and the importance of ethics in managing and ways to institutionalize ethics and raise ethical standards. जब हम इथिक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तमाम जिंदगी के शोबों पे करना चाहें तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं. कि जो हमारे इदारे हैं, और इदारे तक सब इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उनमें जब इथिक्स जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी वजह से क्या इम्पोर्टेंस उसकी होगी. देन नंबर फाइव इज recognize that some ethical standards vary in different societies. इसकी हम बात कर चुके हैं. Realize that trust is the basis for human interaction. यानी लोग जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसमें जो बुनियादी फैक्टर होता है वो ट्रस्ट होता है. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हम इस डायग्राम को देख चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अफेक्ट करने वाले जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ आउटलाइन किए गए हैं, जिनकी डिस्कशन जो है वो इस चैप्टर में मौजूद है. एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर हम यहाँ राइट साइड से शुरू करें और क्लॉकवाइज चलें, इकोनॉमिक, इथिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल यानी स्टैंडर्ड्स. देन इकोलॉजिकल, जो कि उसकी एनवायरनमेंट में जो है वो यहाँ पौधे यही शो कर रहे हैं कि क्लीन इन्वायरमेंट है, ग्रीन इन्वायरमेंट है. सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ लिस्ट कर दिया गया है. अब इनकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट में आएगी. ओके, पहली केस स्टडी जो यहाँ या यूँ समझे कि डिस्कस की गई है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, हाउ डू कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज इन द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस. इसका जवाब तो बहुत सिंपल है और हम इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं कि कुछ साल पहले जो है वो कोविड पेंडेमिक की वजह से एक ग्लोबल लेवल पे जो है वो इनिशिएटिव लिए गए और लोगों को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो घरों से ना निकले. तो बिजनेस जो है उसमें सीवियरली इम्पेक्ट हुआ, और इसके साथ साथ बिजनेस ने अपनी शेप भी चेंज की. और जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं और परचेजिंग है और स्टोर्स हैं, उनकी उनकी जो उनका बिजनेस जो है वो प्रमोट हुआ. तो जो कंपनीज हैं
उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है उनको डिफरेंट अंदाज में कोशिश की कि वो अपना जो एग्जिस्टेंस है और मार्केट है उसको वो बरकरार रख सके। बहुत सारी कंपनीज खत्म हो गई, बहुत सारी नई कंपनीज आ गई, और लोगों का जो वे ऑफ लिविंग है और जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है उसमें भी काफी चेंजेस आई। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। Figure 2.1 shows that the economic environment affects organizations. At time of a financial crisis, some companies try to reduce cost through layoffs and by other measures. इसमें वो फॉर एग्जांपल जो उन्होंने एनुअल इंसेंटिव देने होते हैं वो उन्होंने रिवोक कर लिए, और इसी तरीके से यानी उन्होंने कम इंसेंटिव दिए और कुछ जो और मराहत थी वो खत्म कर दी। Yet, a greater focus on better quality and giving customer better services may be called for easier said than done। यानी ये इजी लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, में काफी एफर्ट करनी पड़ती है। थोड़ा एडजस्ट कर लूँ मैं, और इसको थोड़ा एडजस्ट करना पीडीएफ को इतना आसान नहीं होता। So, yet companies that have done so may profit. In fact, the ranking of customer service champs showed that treating customers better might well pay off while trying to reduce back office expenses। यानी लोग घरों से काम कर रहे हैं। Firms may want to maintain frontline personnel sometimes by using inexpensive technology जैसे मोबाइल बेस है। और इस तरह हम भी एक ऑनलाइन क्लास इस वक्त जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। फॉर फॉर एग्जाम्पल BWM, ये जो है एक कंपनी जो व्हीकल सेल करती बनाती है। डीलरशिप प्रोवाइड्स देयर कस्टमर्स वाईफाई सर्विसेज टू यूज द टाइम व्हेन वेटिंग फॉर देयर व्हीकल्स टू बी सर्विस्ड। This enhanced customer service also resulted in lower costs as fewer customers took advantage of free loaner cars, a costly benefit। इसमें जो एग्जाम्पल दी गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक कंपनी ने एक इंटरनेट या वाईफाई फ्री वाईफाई सर्विस जो है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड की, जो अपनी गाड़ियों को लेके आते हैं सर्विस के लिए। गाड़ियों की सर्विस क्या होती है, उनको क्लीन किया जाता है, उनके ऑयल चेंज किया जाता है, और इसी तरीके से में भी उनकी कुछ मेंटेनेंस भी की जाती है। तो इसमें कुछ टाइम जो है वो कस्टमर को वेट करना पड़ता है। तो इस वेट के दरमियान में वो इंटरनेट यूज कर ले और वहाँ बैठा रहे, इंस्टेड के वो वहाँ मौजूद जो उनकी एक और सर्विस है कि वो गाड़ी देते हैं लोन पे, जिससे वो चला जाए और काम करके फिर वापस आके गाड़ी ले ले। अगर 2-3 घंटे का काम है तो उसमें वो आराम से बैठ के वहाँ वेट कर सकता है और वाईफाई सर्विस को यूज कर सकता है। ये उसने एक एग्जांपल दी है। हम भी सोच सकते हैं कि ऐसी क्या एग्जांपल्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ सम इकोनॉमिक क्राइसिस, जो किसी भी वजह से हो सकता है, उससे हम गुजरते हैं इंडिविजुअली या फैमिली बिजनेस, या फिर जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई मुलाजम है, वो कैसे उससे गुजरा है या गुजरेगा, एक्सपेक्ट कर रहा। जी, यहाँ पे कोई सवाल है आप स्टूडेंट्स का तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी अनस, आपका कोई सवाल है? अनस से मैं बात करना चाहूंगा। अनस, आपका कोई सवाल है? जी अनीस, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, कोई ऐसी कोई चीज या शेयर करना चाह रहे हैं? जी फाकिया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
आप लोगों के माइक म्यूट हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो चैट में आप टाइप कर दें। हम उसको जो है वो उस वक्त फिर जैसे टाइम मिलेगा तो फिर हम उसको ये जरूर आंसर उसका देंगे। नो ऑपरेटिंग इन ए सोसाइटी विच हैव मेनी ग्रुप्स इनसाइड। ए प्लूरिस्टिक सोसाइटी, ये जो टर्म्स यूज होती हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज में, वो थोड़ी सी जरा डिफरेंट है। प्लूरिस्टिक, प्लूरल से इन्होंने डिराइव किया है। प्लूरिस्टिक सोसाइटी ए सोसाइटी वेयर मेनी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स रिप्रेजेंट वेरियस इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से अगर किसी सोसाइटी में मल्टीपल ग्रुप्स मौजूद हैं तो क्या इसकी वजह से होता क्या है। तो इसमें हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे फर्स्ट, ये जिस जगह पे माउस नजर आ रहा है, फर्स्ट देयर आर वेरियस ग्रुप्स such as environmental groups keeping business power in balance. Second, business interest can be expressed by joining groups such as the Chamber of Commerce, यानी जिसमें मुख्तलिफ बिजनेस जो है वो रजिस्टर हो जाते हैं और वो फिर मीटिंग्स वगैरह करते हैं और बेनिफिट्स गवर्नमेंट से और मुख्तलिफ फार्म्स में गेन करने की कोशिश करते हैं। Their business can participate in projects with other responsible groups for the purpose of bettering society. An example is working toward the renewal of inner cities, यानी कुछ जो अगर कोई पार्क्स वगैरह को रिन्यूएट करना है, और इसी तरीके से कुछ जो रिहैब की जो फैसिलिटीज हैं उनको दोबारा से वर्किंग में लेके आना है। फोर्थ, in a pluralistic society, there can be conflict as well as agreement among people and groups. And finally, in such a society, one group is quite aware of what the other groups are doing. So these groups primarily know each other, and they, in a good society, they work for each other. एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। और कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हो सकती हैं जिनमें ये ग्रुप्स जो है वो कन्फ्लिक्ट में हो, लेकिन इसको ज्यादा फोकस जो है वो यहाँ नहीं किया गया। इस इस कंसेप्ट के बाद, जो कि प्लुरिस्टिक सोसाइटी का कंसेप्ट है और डिफरेंट ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है, अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और टेक्नोलॉजी में दो चीजें जो हैं उनकी बात करते हैं। पहली चीज ये है कि इन्वेंशन क्या है और इनोवेशन क्या है। अगर हम इसके साइड बार में कंसाइज डेफिनेशंस देखें जो कि बहुत प्रिसाइजली लिखी हुई है, टेक्नोलॉजी मीन द सम टोटल ऑफ द नॉलेज वी हैव ऑफ वेज टू डू थिंग्स। यानी हम कुछ करना चाह रहे हैं और हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या टूल्स अवेलेबल है। आमतौर पे टेक्नोलॉजी से मुराद हम कंप्यूटर या स्मार्टफोन और उससे उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उनको कंसिडर करते हैं, लेकिन ये इससे बढ़ के है क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इन्वेंशन इज द डेवलपमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू। जब हम इन्वेंशन की बात करेंगे, हम एक नई चीज बनाएंगे। जैसे कि हम अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के जो दोनों ग्रुप्स हैं जो मेरे पास हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो हार्ट और ब्रेन का एक विजुअलाइजेशन व्यू पे काम कर रहे हैं जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो इंडिविजुअल फॉर्म में है, लेकिन वो उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाएंगे तो ये एक नई चीज की तरफ जा रहे हैं। दैट इज प्राइमरली ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इन्वेंशन। इसी तरह आपके जो फाइनल ईयर के ग्रुप्स हैं वो जिस जिस ऑब्जेक्टिव और गोल पे काम कर रहे हैं उसका तलक इन्वेंशन से लाजमी होगा, क्योंकि जब एक टीम जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे काम करती है तो वो एग्जिस्टिंग मेथड्स से स्टार्ट करती है और विद इन ए फ्यू स्पैन ऑफ टाइम वो कुछ ना कुछ अच्छा और नया डिस्कवर कर लेते हैं जो कि इन्वेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरीके से हम इनोवेशन की तरफ जाएंगे। जब हम इनोवेशन की बात करेंगे
So innovation is the enhancement, adoption or commercialization of new products, services or processes. तो ये तीन चीजें लाजमी हैं, ये जरा आपको भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिसमें मेडिकल डिवाइसेस एक एग्जांपल के तौर पे हैं। सर्विसेज की बात करते हैं, आमतौर पे सर्विसेज से मुराद जो है वो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, सेल्स सर्विसेज हैं, मार्केटिंग सर्विसेज हैं, और इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स जो हैं वो हो सकती हैं। एंड सिमिलरली प्रोसेसेस, प्रोसेसेस में एक एग्जांपल है, जैसे आप कोई एक सर्किट बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, तो सर्किट के बनाने का प्रोसेस, आप उसकी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद आप उन कंपोनेंट्स को एक ब्रेड बोर्ड पे या एक सर्किट बोर्ड पे अरेंज करके और सोल्ड करके या कनेक्ट करके आप उनको एक टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप उनका एक प्रॉपर सर्किट और प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो इस तरह ये जो प्रोसेसेस हैं और इस तरह मैनेजमेंट के अपने प्रोसेसेस हैं, वो भी इसकी एक एग्जांपल है। तो ये तीन चीजें बार बार आएंगी। अगरचे ये जो प्राइमरीली जो चीजें इनोवेट हो सकती हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फैशन इंडस्ट्री है, दे ऑलवेज कम अप विद समथिंग न्यू, और कुछ ऐसा जो कि जो पहले से मौजूद नहीं होता, या अगर मौजूद होता है तो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो वो उसको सेल करने के लिए ले आते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं। कुछ इसमें दोबारा से भी कुछ पुरानी चीजों की भी रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन आमतौर पर नई चीजें जो है उनकी तरफ ये जाते हैं। तो अब इसको फॉर्मली इन्वेंशन और इनोवेशन को जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। इन्वेंशन एंड इनोवेशंस आर टू डिफरेंट concepts. Invention is the development or discovery of something new. The enhancement, adoption, or discovery of the enhancement, adoption, or commercialization of this new development into a saleable product or service is referred to as innovation. इन्वेंशन में आप कोई नई चीज बनाएंगे, जब आप उसको प्राइमरीली सेलेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे या एक ऐसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे जो मार्केट में बिक सकती है, तो उस चीज को फिर हम इनोवेशन की कैटेगरी में लेके आएंगे। फिलहाल में ये क्लियर हो गया। इन्वेंशन इज द न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस और न्यू प्रोसेस। इनोवेशन इज when we commercialize that process or that service or that product. So we can further formally define innovation as follows. जैसे कि इस किताब हमने डिफाइन किया है, we define innovation as the enhancement, adoption और कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस। एनहेंसमेंट का मतलब क्या है कि पहले से प्रोसेस मौजूद है, आपने उसमें कोई कमी बेशी की है जिसकी वजह से वो प्रोसेस बेहतर हो गया। अडॉप्शन का मतलब क्या है कि उस किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल एक सर्विस कंपनी है, लेकिन अभी तक उसने एक स्टैंडर्ड को अडॉप्ट नहीं किया और वो अभी फिलहाल इनफॉर्मल वे में काम कर रहे हैं। तो अगर वो किसी एक सर्विस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लें और उसके मुताबिक खुद को सर्टिफाई कर लें, तो अब क्या होगा, ये एक इनोवेशन में आएगा। इसी तरीके से कमर्शलाइजेशन है कि अगर किसी चीज को बेचने के, किसी चीज को बेचने का नाम जो है वो कमर्शलाइजेशन है। किसी नई चीज को बेचने का नाम सर्विस को या प्रोसेस को जो कि उस पर्टिकुलर मार्केट में एग्जिस्ट ना कर रही हो। जैसे कुछ अर्सा पहले जो एक्सरे थे वो एक्सरे फिल्म पे बनते थे, अब वो डिजिटल एक्सरे की सूरत में आ गए हैं। तो अब जो है वो आपको वो इमेज जो है वो ईमेल के थ्रू या लिंक के थ्रू जो है वो भेज देते हैं, वहां से आप चाहे तो प्रिंट करवा लें। लेकिन वो जो फिल्म वाला जो काम है वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। ओके, अब आगे इसको वो एक्सप्लेन करेगा।
इनोवेशन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। सो अगर आप इनोवेशन में इन्वॉल्व हैं और इनोवेशन टीम का हिस्सा हैं, देन यू हैव टू कंटिन्यूअसली इनोवेट, ताकि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं आप उनके मुकाबले में एक स्टेप आगे जाएं। इसकी एक एग्जांपल एप्पल, जो एक बड़ी कंपनी है, उसकी साथ दी गई है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, सॉरी फॉर दिस, ये जो इंटरप्शन हो रही है। अब प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस इनोवेशन को जो है वो एक मार्केट के अंदाज में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदाज में जो है वो डिफाइन किया गया है। इसमें दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं, इनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रीड भी कर लेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ से मुराद ये है कि आपने कोई नई चीज जो है वो अ, बनाई, और अब उस नई चीज को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हुए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दरवाजा है। पहले उस दरवाजे को खोलने के लिए जो है वो हैंडल का इस्तेमाल किया जा रहा था, और दरवाजा खोल के और इस तरीके से बंद किया जा रहा था। अब एक उसमें इजाफा ये किया गया कि अब दरवाजा जो है वो एक सेंसर से, जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर है, उससे कंट्रोल हो रहा है। और जैसे ही एक पर्सन उस दरवाजे के सामने आता है तो दरवाजा खुद ब खुद जो है वो खुल जाता है। ऐसे जो डोर्स हैं जो कि ऑटोमेटिक हो और वो ओपन हो जाएं, इनकी जरूरत ऐसी जगहों पे है जहाँ पे जो क्लीनलीनेस और जो इन्फेक्शन कंट्रोल है उसकी जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल्स, और जहाँ पे जो है वो टच से या जो डिजीज के स्प्रेड होने का चांस है। लेकिन इस जो नया सेटअप है उसको मेंटेन रखने का भी कोई मेथड या प्रोसेस यकीनन होगा। अब इसके बाद इसको मजीद इनोवेट कैसे किया जा सकता है कि आप जो उस डोर है उसको इस तरीके से वो ओपन हो, इस तरीके से वो बंद हो कि जब डोर ओपन हो या बंद हो तो उसमें कोई साउंड आए, ऐसी साउंड जो कि थोड़ी बेहतर हो। जैसे कोई नेचुरल साउंड है, पानी के गिरने की आवाज है, या कुछ ऐसी आवाज है जो कि लोग अच्छा महसूस करते हैं। इस तरीके से हमने दो इंक्रीमेंटल इनोवेशंस की बात की है। इसके अलावा मजीद इनोवेशन ये हो सकती है कि आप कुछ ऐसा उसमें लाइटनिंग का इजाफा कर दें दरवाजे में, या दरवाजे के ऊपर कुछ ऐसा डिस्प्ले कर दें कि क्या कहते हैं, मौसम के हिसाब से, और जो लोग वहाँ के पसंद करते हैं ज्यादातर उनके हिसाब से, तो दिस इंक्रीमेंटल इनोवेशन कंटिन्यूस, ये चलती रहेगी। द सेकंड जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, दैट इज द डिसरप्टिव इनोवेशन या ब्रेक थ्रू इनोवेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड रेडिकल इनोवेशन, जिसमें एक नई प्रोडक्ट आती है और जितनी भी पुरानी प्रोडक्ट्स हैं उनको वो अफेक्ट करती हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल फोन है। जैसे शुरू में जो फोन था वो लैंडलाइन बेस्ड था, लोग ज्यादातर वही यूज करते थे। फिर एक जो फोन बातचीत करने के लिए आया, वायरलेस फोन या कॉर्डलेस फोन जो है, उसमें भी बात की जा सकती थी। और फिर जिसको हम बटनों वाला फोन कहते हैं, और उसके बाद जो है अब स्मार्टफोन जब आता है तो अब इसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और जनरल पर्पस टाइप कंप्यूटर का जो लुक है या रिफ्लेक्शन है वो नजर आ रही है। तो अब अगर आप पीछे नजर दौड़ाएं तो जो लैंडलाइन फोन्स हैं उनकी तादाद में कमी, उनके कस्टमर बेस में कमी, इसी तरीके से जो सिंपल बटनों वाला मोबाइल फोन है वो अब मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है, और ये जो स्मार्टफोन है इनका जो है वो बढ़, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जो दूसरी कंपनीज या दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं और मार्केट में अपनी जगह बनाती हैं। तो ये एक ब्रेक थ्रू
डिसरप्टिव या रेडिकल इनोवेशन कहलाती है, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल की बजाय ये जो दूसरी जो प्रोडक्ट है उसको प्राइमरीली ये मुकम्मल तौर पे या सिग्निफिकेंटली जो है वो अफेक्ट करती है। बहुत सारी कंपनीज अपना बिजनेस जो है वो लूज कर जाती है। तो ये जो है ये बेसिक कंसेप्ट है बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ इनोवेशन। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कि यकीनन मार्केट के किसी एक सेगमेंट को मुतासर करेंगी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एडवांटेज लेके आएंगी, और जो मैनेजर का रोल होगा वो उस एडवांटेज को परसीव करके जो फुटप्रिंट है या यूँ समझिए कि जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है उसको बेहतर बना। दोनों सूरतों में ये मुमकिन है। अब इसमें जापान की एग्जांपल जो है वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन के कंसेप्ट में दी गई है, जबकि गूगल की जो एग्जांपल है वो एक ब्रेक थ्रू इनोवेटर्स के टेक्स्ट में दी गई है। यहाँ पे हम थोड़ा स्टॉप करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका कोई सवाल है? नो सर। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस सेशन को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेशन अभी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेशन 5 से 7 मिनट में जो है वो स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूंगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा।